हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा बहुत अच्छे रहेंगे। मित्रों, लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था केल्विन साइकिल के बारे में, C2 साइकिल के बारे में, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे लाइट की प्रेजेंस में डार्क रिएक्शन वाले एंजाइम्स का एक्टिवेशन होता है। मित्रों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे C4 साइकिल को। मैं लिख देता हूं, हम डिस्कस करेंगे C4 साइकिल, या आप बोल सकते हैं हैच एंड स्लैग पाथवे। हैच एंड स्लैग पाथवे और मित्रों एक नाम और होता है इसका जिसको कहते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे। तीनों नाम एक ही चीज के हैं। C4 साइकिल बोलिए, आप हैच एंड स्लैग पाथवे बोलिए, या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे बोलिए। इसको शॉर्ट में DBA बोल देते हैं, DCA डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे। तो मित्रों, जैसा कि आपको पहले बताया कि प्लांट C3 साइकिल ऑपरेट करता है, C3 साइकिल में चलाएगा जब, तो केल्विन साइकिल चलेगी वहाँ कार्बन को फिक्स करने के लिए, और कार्बन फिक्स हो जाता है। लेकिन मित्रों, एक बात और हमने डिस्कस की थी आपसे, आपको याद हो तो, जब हमने फोटो रेस्पिरेशन को डिस्कस किया था, तो हमने बताया था कि फोटो रेस्पिरेशन क्यों चल जाता है प्लांट में, और फोटो रेस्पिरेशन के क्या नेगेटिव इफेक्ट हैं। अगर रुबिस्को को अपनी साइट पर कार्बन डाइऑक्साइड कम मिल जाए और ऑक्सीजन ज़्यादा मिल जाए, तो रुबिस्को ऑक्सीजन को भी बाइंड करवा देता है राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट के साथ, और प्लांट फोटो रेस्पिरेशन करने लग जाता है। और फोटो रेस्पिरेशन करेगा तो ग्लाइकोलेट बनाएगा, और ग्लाइकोलेट प्लांट के लिए एक डेड एंड प्रोडक्ट है, जिसको ठिकाने लगाने के लिए प्लांट ग्लाइकोलेट पाथवे चलाएगा। और ग्लाइकोलेट पाथवे के लिए मित्रों प्लांट को एनर्जी का खर्चा करना पड़ेगा। इसके साथ साथ कुछ रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स खर्च करने पड़ेंगे, और होता यह है जिसका रिजल्ट प्लांट की प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है। मित्रों, बात है करीबन 350 मिलियन ईयर्स एगो, 350 मिलियन ईयर्स पहले की बात है, जब एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ड्रास्टिकली डाउन चला गया, बहुत ज़्यादा, बहुत तेजी से डाउन गया, और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया। तो कुछ पौधों ने, कुछ प्लांट्स ने अपने आप में कुछ मॉडिफिकेशंस किए। क्योंकि इसलिए मॉडिफिकेशन किए, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो गया है और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा है। तो अगर उनको कार्बन को फिक्स करना है, फिक्स करवाना है, केल्विन साइकिल चलवानी है उन पौधों को रुबिस्को से, तो रुबिस्को की साइट पर जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रखनी पड़ेगी। नहीं तो रुबिस्को क्या, ऑक्सीजन ज़्यादा मिल गई तो ऑक्सीजन को लेकर चल देगा रुबिस्को कि छोड़ो, चलो आओ आपको ही जोड़ते हैं। और प्लांट करने लग जाते थे क्या, फोटो रेस्पिरेशन। प्रोडक्टिविटी डाउन हो रही थी, तो प्लांट ने सोचा यार चलो एक काम करते हैं, कुछ अडप्टेशन करते हैं। तो मित्रों, प्लांट्स में कुछ अडप्टेशन हुई ताकि वो रुबिस्को साइट पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा रख सके, ताकि रुबिस्को कार्बन को फिक्स करे, ना कि फोटो रेस्पिरेशन करे, ग्लाइकोलेट पाथवे चले प्लांट में। ये नहीं होना चाहिए
कि फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है, ग्लाइकोलेट पाथवे चल रहा है ना। प्लांट ने अपने आप में कुछ ऐसी अडेप्टेशन की जिससे कि रुबिस्को की साइट पर कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा रखा जाए। तो मित्रों ये अडेप्टेशंस क्या थी, वो अडेप्टेशंस के बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो वो अडेप्टेशंस ही है, ये जो C4 साइकिल थी ये अडेप्टेशन ही है। अडेप्टेशन जो थी मित्रों क्यों की गई? मित्रों जो प्लांट ने अडेप्टेशन की वो इनऑर्गेनिक कार्बन को कंसंट्रेट करने के लिए की एट द साइट ऑफ रुबिस्को, ताकि रुबिस्को को कार्बन डाइऑक्साइड मिले और रुबिस्को प्रॉपरली केल्विन साइकिल चलाए, जिससे कि प्लांट में प्रॉपरली कार्बन फिक्स होती रहे। इसीलिए कुछ प्लांट्स ने मॉडिफिकेशन की। मित्रों मॉडिफिकेशन 3 तरह की हुई। कुछ प्लांट ने जो किया, कुछ ने CO2 पंप बनाई, CO2 पंप्स। ये एक टाइप के पंप होते हैं जो एटमॉस्फेयर से CO2 को लेकर रुबिस्को की साइट पर ज़्यादा रखते हैं। और ये मित्रों हाइड्रोफाइट्स के अंदर मिलेंगे आपको। जो प्लांट्स पानी में ग्रो करते हैं, एक्वाटिक हैं, उनके अंदर आपको मिलेंगे कुछ प्लांट्स में CO2 पंप होता है, ताकि एटमॉस्फेरिक CO2 को रुबिस्को साइट पर ज़्यादा रखा जा सके, ताकि रुबिस्को नाराज ना हो, रुबिस्को अपना काम करे, केल्विन साइकिल चलाए। मित्रों दूसरा अडेप्टेशन जो प्लांट्स ने किया वो किया C4 साइकिल। जैसा कि मैंने अभी बताया था, C4 साइकिल ये दूसरा मॉडिफिकेशन है। कुछ प्लांट्स ने C4 साइकिल का अडेप्टेशन किया। अभी डिस्कस करेंगे C4 साइकिल क्या है, कैसे काम करती है। कुछ प्लांट्स ने तीसरा मॉडिफिकेशन ये किया, तीसरी तरह का कैम पाथवे या कैम साइकिल आप बोल सकते हो। क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, कुछ प्लांट्स में ये साइकिल भी चलेगी। तो डिफरेंट प्लांट ने जो उनके लिए फेवरेबल था उस तरह की अडेप्टेशन की, ताकि कार्बन को कंसंट्रेट किया जा सके। कौन सी कार्बन को? इनऑर्गेनिक कार्बन को, क्योंकि मित्रों एटमॉस्फेयर में तो इनऑर्गेनिक कार्बन प्रेजेंट होती है। तो ये मॉडिफिकेशंस हुई ताकि एटमॉस्फेरिक इनऑर्गेनिक कार्बन को रुबिस्को की साइट पर कंसंट्रेट किया जा सके, ताकि रुबिस्को प्रॉपर केल्विन साइकिल चलाए, ना कि फोटो रेस्पिरेशन करे। यहां तक तो मामला मित्रों क्लियर है ना? समझ में तो आए ना? पहले C4 साइकिल डिस्कस करने से पहले मित्रों भूमिका जरूरी होती है कि हम ये जो पढ़ रहे हैं पढ़ क्यों रहे हैं, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अब हम आ जाते हैं C4 साइकिल पर। ये तो बता ही दिया है मित्रों आपको कि C4 साइकिल बोलिए आप। C4 इसलिए बोलते हैं मित्रों, इसमें जो कार्बन कंपाउंड बनता है पहला, वो 4 कार्बन कंपाउंड बनता है। मतलब जो पहला मॉलिक्यूल बनेगा C4 साइकिल में वो 4 कार्बन कंपाउंड होगा। ठीक है, इसलिए C4। C2 में आपने देखा, C2 साइकिल में जो फोटो रेस्पिरेशन था उसमें जो फर्स्ट बन रहा था मॉलिक्यूल वो 2 कार्बन था, इसलिए उसका नाम C2 साइकिल रख दिया। केल्विन साइकिल या C3 में आपने देखा फर्स्ट फॉर्म्ड जो कंपाउंड था या मॉलिक्यूल था वो 3 कार्बन था, इसलिए उसका नाम C3 रख दिया। तो C4 तो ऐसे ही रखा है, क्योंकि पहला जो मॉलिक्यूल बनेगा, कंपाउंड बनेगा, वो 4 कार्बन कंपाउंड होगा, इसलिए इसका नाम पड़ा C4। हैचनस्लैक इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो साइंटिस्ट हैं हैचनस्लैक साहब, इन्होंने डिस्कवर्ड किया था। ठीक है ना? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे भी इसको बोलते हैं, 3 नाम है। चलिए जी आ जाते हैं अब C4 साइकिल। लो जी, मित्रों बात ये आती है कि C4 साइकिल जी कौन से प्लांट में चलती है। पहले फीलिंग आए आपको थोड़ा, तो मित्रों याद रखना जो C4 साइकिल है ये उन प्लांट्स में चलेगी जो ज़्यादा गर्मी में ग्रो कर रहे हैं, जो ज़्यादा हाई टेम्परेचर में ग्रो कर रहे हैं, हाई इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन में ग्रो कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो ऐसे प्लांट, जो प्लांट ट्रॉपिकल ग्रासेस हैं, जो ट्रॉपिकल ग्रासेस के अंदर मित्रों हम देखेंगे, ट्रॉपिकल ग्रासेस में
ट्रॉपिकल ग्रासेस, ग्रासेस के अंदर मित्रों C4 साइकिल चलती है। ट्रॉपिकल ग्रासेस में मित्रों आपकी मक्का आ जाएगी, मेज़, शुगर केन है, ये ट्रॉपिकल ग्रासेस हैं, इनमें C4 साइकिल चलती है। अब देखिए होता क्या है C4 साइकिल के दौरान। मित्रों C4 साइकिल चलाने के लिए लीफ में एक अलग तरह की एनाटॉमी होती है। जो C3 प्लांट थे उनकी तो नॉर्मल थी, और जो रुबिस्को बैठा था C3 प्लांट्स में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मीजोफिल सेल के अंदर आती है, और C3 प्लांट्स के मीजोफिल सेल में रुबिस्को बैठा था, ठीक है ना, और रुबिस्को वो केल्विन साइकिल को मीजोफिल सेल में चलाता है C3 प्लांट्स में। लेकिन मित्रों हम देखेंगे C4 प्लांट्स में ऐसा नहीं है। C4 प्लांट में लीफ की कुछ डिफरेंट तरह की एनाटॉमी है, जिसको हम बोलते हैं क्रेन्स एनाटॉमी। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जो C4 प्लांट्स हैं उनके पास होगी क्रेंज एनाटॉमी, मतलब जो लीफ होगी, लीफ हैव क्या, क्रेंज एनाटॉमी, क्रेंज एनाटॉमी, लो जी क्रेंज एनाटॉमी होगी। अब बात आती है कि क्या है जी ये क्रेंज एनाटॉमी। देखिए मित्रों क्रेंज एनाटॉमी होती है, जैसे ये वास्कुलर बंडल हो गया, थोड़ा सा और ठीक से बनाए ना, लो जी ये मित्रों वास्कुलर बंडल हो गया। वास्कुलर बंडल के चारों तरफ मित्रों, वास्कुलर बंडल में जाइलम फ्लोएम आते हैं, ठीक है। वास्कुलर बंडल के चारों तरफ होंगी बंडल शीथ सेल, ये बंडल शीथ सेल है, और बंडल शीथ सेल जो होती हैं ये मित्रों कॉम्पैक्ट होती हैं, इनकी अरेंजमेंट कॉम्पैक्ट होती है, जस्ट आउटसाइड दी वास्कुलर बंडल। अब इन बंडल शीथ सेल से बाहर होती है मित्रों मीजोफिल सेल्स, ये है जो मैं रेड से बना रहा हूं, ये मित्रों मीजोफिल सेल्स है। ये मीजोफिल सेल होगी, लो जी ये हो गई मीजोफिल सेल्स, लिख देते हैं मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स। और मित्रों ये हो गई बंडल शीथ सेल, लो जी ये बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल, ये सेल्स, और ये वास्कुलर बंडल, वास्कुलर बंडल्स, ये वास्कुलर बंडल हो गया, ये एयर हटा देते हैं। तो अगर लीफ में इस तरह की अरेंजमेंट हो सेल्स की, तो मित्रों उस लीफ की अरेंजमेंट को या हम उस लीफ की एनाटॉमी को क्रेंज एनाटॉमी बोलते हैं। और C4 साइकिल चलाने के लिए C4 प्लांट्स की लीफ में क्रेंज एनाटॉमी एक तरह से ये लगा लीजिए बहुत जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है ना, ऑब्लिगेटरी है। ऑब्लिगेटरी का मतलब है होनी ही होनी है। क्रेंज एनाटॉमी जिसमें नहीं, उसमें C4 साइकिल नहीं चलेगी। बात समझ में आ रही है ना, ठीक। मित्रों मीजोफिल सेल भी देख रहे हो, बंडल शीथ सेल भी देख रहे हो। अब इनके अंदर हम देखेंगे कुछ क्लोरोप्लास्ट का मामला भी अलग अलग होता है। वहाँ तो एक ही तरह का मामला था जो C3 प्लांट थे, मीजोफिल सेल, क्योंकि C3 प्लांट में मीजोफिल सेल को ही सब कुछ करना है, मीजोफिल सेल में ही डार्क रिएक्शन कंप्लीट होनी है, वहीं रुबिस्को बैठा है, वहीं केल्विन साइकिल चलनी है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ दो अलग अलग कंपार्टमेंट यूज हो रहे हैं। देखेंगे मीजोफिल सेल CO2 को ट्रैप करेगी, इनऑर्गेनिक CO2 को ट्रैप करने का काम करेगी मीजोफिल सेल, और केल्विन साइकिल को चलाएगी, या हम कहें जो CO2 को फिक्स करने का काम करेगी वो करेगी बंडल शीथ सेल, क्योंकि बंडल शीथ सेल में होगा रुबिस्को एंजाइम।
यहां पर मीजोफिल सेल में रुबिस्को नहीं होगा, मीजोफिल सेल में होगा पैपकेज एंजाइम। देखिए आप थोड़ा सा, तब आपको फीलिंग आएगी। तो मित्रों अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें C4 प्लांट के अंदर, तो मित्रों C4 प्लांट का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डाइमॉर्फिक होता है। मैं डाइमॉर्फिक बोल सकता हूं, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। डाइमॉर्फिक मतलब इन प्लांट्स के अंदर हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट दो तरह का होगा, ना कि एक तरह का, तो ऐसे को हम डाइमॉर्फिक बोलेंगे। देखिए तो मित्रों क्लोरोप्लास्ट जो होगा वो दो तरह का, एक तो होगा बंडल शीथ सेल क्लोरोप्लास्ट, बंडल शीथ सेल क्लोरोप्लास्ट, लो जी। और मित्रों एक होता है मीजोफिल सेल क्लोरोप्लास्ट, मीजोफिल सेल क्लोरोप्लास्ट, लो जी, दो तरह का है मित्रों। जो मीजोफिल, जो बंडल शीथ सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है ना, वो साइज में बड़ा होता है, लार्ज इन साइज, लिख देते हैं लार्ज इन साइज। साइज में कैसा है? बड़ा। मीजोफिल सेल के अंदर अगर हम देखें क्लोरोप्लास्ट को, तो क्लोरोप्लास्ट मित्रों स्मॉल इन साइज मिलता है, तो इसमें आ जाएगा स्मॉल इन साइज। ये तो बात हो रही साइज की। अगर लोकेशन की बात करें तो मित्रों बंडल शीथ सेल में जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा वो सेंट्रल होगा, सेंट्रल लोकेटेड। इसमें अपना जैसे नॉर्मली मैंने बताया था वैसे होगा, पेरीफेरी की तरफ भी हो सकता है, सेंट्रल भी हो सकता है, मतलब पूरे क्लोरोप्लास्ट में फैले होंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें सेंट्रल लोकेटेड होता है, इसमें नहीं होता है। इसमें नॉर्मल होता है, मैं नॉर्मल लिख देता हूं। चलो एक मित्रों जो बंडल शीथ सेल का क्लोरोप्लास्ट होता है ना, वो एक ग्रेनल होता है। अभी बताएंगे एक ग्रेनल का मतलब भी क्या है, पहले समझिए। क्लोरोप्लास्ट एक ग्रेनल, एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, और इसका होता है ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। चलो जी इसको बताते हैं मित्रों। एक ग्रेनल और ग्रेनल में फर्क क्या है? जब हमने मीजोफिल सेल की बात की थी और जब आपके सामने क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाया था, तो क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम में हमने ग्रेना बनाए थे, आपको याद हो तो ग्रेना बनाया था कंप्लीट, और एक को हम ग्रेनम बोल दें या हम थाइलेकॉइड बोल दें, हम एक को पर्टिकुलर को बोल सकते हैं। फिर हमने ये देखा था उस थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में दो तरह के पोर्शन थे जिनमें ग्रेना प्रेजेंट होता है, क्योंकि उस क्लोरोप्लास्ट में हमने ग्रेना की बात की थी और फिर ग्रेना के भी थाइलेकॉइड की बात की, और थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में हमने देखी दो रीजन थे, एक तो था स्टाक्ड रीजन और एक था नॉन स्टाक्ड, या बोलिए एक एप्रेस्ड रीजन था, एक नॉन एप्रेस्ड रीजन था। तो जो एप्रेस्ड रीजन था वहां तो होता था PS2, और जो नॉन एप्रेस्ड रीजन था वहां पे प्रेजेंट होता था PS1, आपको याद हो तो। C3 प्लांट्स की जब बात की थी और थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन की जब बात की थी, तो मेम्ब्रेन में दो तरह के रीजन थे, एप्रेस्ड रीजन, नॉन एप्रेस्ड रीजन। एप्रेस्ड रीजन में PS2 प्रेजेंट था और नॉन एप्रेस्ड रीजन में PS1 प्रेजेंट था। दो तरह के रीजन थे मेम्ब्रेन पर, और क्लोरोप्लास्ट कहलाएगा ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट क्योंकि ग्रेना प्रेजेंट था। बट बंडल शीथ सेल के अंदर ग्रेना प्रेजेंट ही नहीं होता, ग्रेना की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड सिंपल फॉर्म में है,
ग्रेना की फॉर्म में नहीं है। इसलिए हम देखेंगे जो सिंपल होगा, जस्ट लाइक थ्रेड, जो सिंपल होगा उसकी मेम्ब्रेन पर केवल और केवल नॉन एप्रेस्ड पोर्शन मिलेगा, एप्रेस्ड पोर्शन नहीं मिलेगा। भाई जब है ही नहीं कोई दूसरा जो लगा हो मेम्ब्रेन से, तो एप्रेस्ड रीजन की तो बात ही नहीं आती। केवल कैसा रीजन मिलेगा? नॉन एप्रेस्ड। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि नॉन एप्रेस्ड रीजन में हमेशा और हमेशा, ऑलवेज एंड ओनली एंड ओनली मिलेगा आपको PS1 नॉन एप्रेस्ड में, ना कि PS2। तो जाहिर सी बात है जो बंडल शीथ सेल का क्लोरोप्लास्ट होगा, उस क्लोरोप्लास्ट में PS2 प्रेजेंट नहीं होगा, PS1 होगा। ये बात तो मानते हो? लिख देता हूं मित्रों, अगर इसका क्लोरोप्लास्ट ए ग्रेनल है तो ओनली PS1 प्रेजेंट, और इसमें अगर ग्रेनल है तो बोथ PS1 एंड PS2 दोनों होंगे ना। PS1 भी होगा, PS2 भी होगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट कैसा है? ग्रेनल है। ग्रेनल है तो दोनों रीजन है। ये एक ग्रेनल है, एक ग्रेनल है तो केवल एक रीजन है, नॉन एप्रेस्ड, और नॉन एप्रेस्ड में हमेशा PS1 मिलता है। यहां तक मामला क्लियर हुआ मित्रों? अब बात को थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। अब मित्रों सीधी सी बात है, आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी देखी थी, जो मैंने डिस्कस की थी एक वीडियो में, तो आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दो तरह की बताई थी कि एक तो लीनियर चल सकती है, चल सकती है नहीं, चलती है, और एक साइक्लिक चलती है। और जब लीनियर चलती है तो वहां पर दोनों फोटो सिस्टम यूज होते हैं, PS1 भी यूज होता है, PS2 भी यूज होता है। तो जिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में दोनों सिस्टम यूज हो रहे हो, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट लीनियर होगा। और उस लीनियर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के दौरान दो चीजें बनेंगी फोटोकेमिकल रिएक्शन में, एक तो ATP बनेगा और एक NADPH बनेगा। ये बात की थी हमने। तो मित्रों थोड़ा सा ना मुझे लगता है यहां रफ करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे आ गया है, थोड़ा सा ऊपर से दिखाते हैं। मामला यही चलेगा, समझ लेना, पॉइंट्स बढ़ाता रहूंगा। तो जब PS1 PS2 मौजूद हैं मीजोफिल सेल के अंदर, तो मित्रों आप देखोगे मीजोफिल सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट चलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, वो साइक्लिक भी चलेगा और लीनियर भी चलेगा। मतलब ETC जो होगा वो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक दोनों चलेंगे, साइक्लिक भी नॉन साइक्लिक भी, और नॉन साइक्लिक को मित्रों आप लीनियर भी लिख सकते हो, और इसकी जगह लीनियर लिख दो। हाँ, कुछ बच्चे कहें गुरुजी अच्छा नहीं लग रहा तो लीनियर लिख दो, कोई टेंशन नहीं। अब मित्रों दोनों चल रहे हैं, तो देखेंगे हम मीजोफिल सेल के अंदर ATP भी बनेगा और NADPH भी बनेगा। NADPH and ATP both are formed, दोनों बनेंगे। क्यों? क्योंकि भैया लीनियर भी तो चल रही है, और लीनियर चलेगी तो लीनियर से ATP भी बनेगा, NADPH भी बनेगा। हाँ, वो एक अलग बात है कि मीजोफिल सेल साइक्लिक जब केवल चलाएगी तो केवल साइक्लिक के दौरान ATP बनेगा, लेकिन मीजोफिल में दोनों बनेंगे। ठीक है। अब मित्रों बंडल शीथ सेल का हाल देखिए। बंडल शीथ सेल के अंदर, बंडल शीथ का जो क्लोरोप्लास्ट है, बंडल शीथ सेल का क्लोरोप्लास्ट है, उस क्लोरोप्लास्ट के पास है ही PS1। अब जब अकेला PS1 है तो अकेला PS1 क्या चला सकता है? केवल और केवल साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चला सकता है। ठीक है। तो ओनली साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC चलेगा। और मित्रों आपको ये बताया था
कि जब साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चलता है तब केवल और केवल एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एनएडीपीएच का कोई फॉर्मेशन नहीं होता। लो जी, ओनली एटीपीज आर फॉर्म्ड। मित्रों यहां तक तो फीलिंग आ रही है ना, यहां तक तो मामला समझ में आया आपके। अब अगला डिफरेंस क्या है, अगले डिफरेंस पर आ जाते हैं मित्रों। अगला डिफरेंस इस बात का है कि बंडल शीथ सेल के अंदर बैठा है रुबिस्को एंजाइम। बंडल शीथ सेल में होगा रुबिस्को, और यहां पर मीजोफिल सेल में रुबिस्को नहीं होगा, जैसा कि C3 में होता था। और C3 में यह भी होता था कि रुबिस्को अगर मीजोफिल सेल में है तो केल्विन साइकिल मीजोफिल सेल में चलती थी C3 प्लांट के अंदर। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। C4 प्लांट में मीजोफिल सेल के अंदर होगा पैपकेज एंजाइम, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट पैपकेज, ठीक है। रुबिस्को एंजाइम, ये रुबिस्को इसमें है। तो अब देखिए नेक्स्ट डिफरेंस, इसको मिटाता हूं मित्रों, बताना पड़ेगा नेक्स्ट क्या क्या है। अब नेक्स्ट मित्रों, इसमें रुबिस्को है तो देखेंगे केल्विन साइकिल केवल यहीं चलेगी, यहां पर चलेगी केल्विन साइकिल, लेकिन यहां पर केल्विन साइकिल नहीं चलेगी, ठीक है ना। यहां पर नो केल्विन साइकिल, नो केल्विन साइकिल। अब बात ये आती है केल्विन साइकिल नहीं चल रही है तो यहां चल क्या रहा है मीजोफिल सेल में, यहां चलेगा कार्बन कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म। लिख देता हूं, ओनली कार्बन कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म चलेगा। दिखाएंगे कैसे चलेगा मैकेनिज्म। बात समझ में आई मित्रों यहां तक, ठीक है ना। अगला डिफरेंस मित्रों, एक डिफरेंस इस बात का है कि बंडल शीथ सेल स्टार्च को स्टोर करके रखते हैं। स्टोर स्टार्च मीजोफिल सेल के अंदर C4 प्लांट्स में ऐसी कोई फैसिलिटी है नहीं। तो मित्रों ये थे डिफरेंस डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट के अंदर। बताया मैंने क्लोरोप्लास्ट का क्या डिफरेंस है, कि बंडल शीथ सेल में और मीजोफिल सेल का जो क्लोरोप्लास्ट है क्या उनमें डिफरेंस था, अंतर था। ये मित्रों आप जरूर याद रखें। बाकी छोटी छोटी बातें आती रहेंगी मित्रों, वो आपको साथ के साथ बता देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है वो तो, ठीक है ना। अब मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा बोले तो मीजोफिल सेल क्या कर रही है और बंडल शीथ सेल क्या कर रही है, एक्चुअल में हम इस बात पर आ जाते हैं। अब चलो जी मित्रों, दो कंपार्टमेंट बना लेते हैं। एक तो बना लेंगे हम मीजोफिल सेल का, और एक बना लेते हैं हम, सीधा है ना, चलो सीधा है। चलो मित्रों सीधा टेढ़े से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब अपनी बात को समझाने से है। देखिए तो मित्रों ये तो हो गई मीजोफिल सेल, में लिख देता हूं, ये तो हो गई मीजोफिल सेल और ये हो गई बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल। अब देखिए क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर भी बना देते हैं मित्रों। आप कहोगे गुरुजी बंडल शीथ सेल में ये एटमॉस्फेयर आप बना दिए हो, तो हम मित्रों अलग बना लेते हैं ना। लो जी, एटमॉस्फेयर को मित्रों मैं रेड मार्कर से लिखता हूं ताकि और अच्छी फीलिंग आए। एटमॉस्फेयर, लो जी। तो मित्रों होता क्या है, CO2 एटमॉस्फेयर से आ रही है मीजोफिल सेल के अंदर।
ये CO2 मीजोफिल सेल में वाटर के साथ मिलकर बनाती है कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब थोड़ा सा यहां लिखते हैं ना मित्रों, लो जी, ये बना दिया H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड बनाता है कार्बोनेट आयन, मतलब प्रोटॉन निकाल देगा और कार्बोनेट आयन बनवा देगा। ठीक है, यहां तक तो मामला आपके समझ में आया। अब मित्रों, अब क्या होता है, एक एंजाइम होता है मैलेट डिहाइड्रोजनेज। अब मैलेट डिहाइड्रोजन, इसका ये हो गया। अभी एक चीज और दिखानी थी ना, ये बन गया। अब देखिए, मित्रों एक चीज, देखिए जरा, थोड़ा सा ना स्पेस की गड़बड़ हो गई है, थोड़ा सा इधर से लिखना पड़ेगा, थोड़ी स्पेस की गड़बड़ हो गई। थोड़ा मित्रों इसको ना थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, थोड़ी स्पेस की दिक्कत थी। ये हमने थोड़ा छोटा कर लिया, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी सी रिएक्शन ज़्यादा होगी। अब देखिए मित्रों, ये एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से CO2 आ रही है, CO2 वाटर के साथ ऐड हो रही है। अरे यार, ये ब्लैक से वाटर के साथ ये ऐड होगी, वाटर के साथ ऐड हो गई H2O, और वाटर के साथ जब ऐड हो गई तो मित्रों इसका बनेगा कार्बोनिक एसिड, तो CH2CO3, ये कार्बोनिक एसिड बन गया। कार्बोनिक एसिड मित्रों प्रोटॉन आयन निकाल देगा। जब प्रोटॉन निकल जाएगा तो मित्रों ये बनेगा, प्रोटॉन निकल गया और ये बन गया कार्बोनेट आयन। लो जी, अब मित्रों, अब यहां पर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है, एक कंपाउंड है PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट मीजोफिल सेल के अंदर होता है, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। ध्यान से समझना है इसे। अब मित्रों इस फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट में ये चीज हो जाती है ऐड, जो बाइकार्बोनेट आयन है उसको ऐड कर देता है, और एंजाइम जो ऐड करता है वो होता है यहां पर पैपकेज। तो पैपकेज ने बाइकार्बोनेट आयन को फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में ऐड कर दिया। अब ये 3 कार्बन है, ये कितने कार्बन है,
ये वाला कंपाउंड, ये एक कार्बन है, तो यहां पे बन जाता है मित्रों ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। थोड़ा सा और ऊपर करके लिख लेते हैं एरो से, एरो को घुमा लेंगे। ये कौन सा है, ये तो अपने हाथ में है मित्रों। लो जी, एरो को ऐसे बना लेते हैं, कोई टेंशन थोड़ी है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में पेपकेज एंजाइम ये कार्बोनेट आयन को ऐड कर देता है, तो बन जाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA। और OAA जो है ये 4 कार्बन कंपाउंड है। यहां तक तो मामला क्लियर है। अब मित्रों, अब एक एंजाइम है मैलेट डिहाइड्रोजनेज। एंजाइम को रेड मार्कर से लिखते हैं मित्रों, मैलेट डिहाइड्रोजनेज, MDH, मैलेट डिहाइड्रोजनेज वैलिड। ये क्या करता है, ये वाला एंजाइम ये रिड्यूस कर देता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को। रिड्यूस करेगा तो यूज करेगा NADPH, और NADPH को से रिड्यूस कर देगा तो NADPH हो जाएगा NADP, और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन जाता मैलेट। ये बन गया मित्रों मैलेट। और मैलेट भी कितना कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड। तो आपने देखा मीजोफिल सेल ने एटमॉस्फेरिक इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, अंदर आ गई मीजोफिल सेल में। मीजोफिल सेल में अंदर आते ही वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाती है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड कार्बोनेट आयन बनाते हैं, और वो कार्बोनेट आयन को पेप में ऐड कर देता है। जब पेप में ऐड कर देगा कार्बोनेट आयन को, तो पेप जो 3 कार्बन कंपाउंड था अब वो हो जाएगा 4 कार्बन कंपाउंड, और बन जाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। यहां तक तो मामला क्लियर है। अब MDH, मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का रिडक्शन कर देगा, और रिडक्शन के लिए जो इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे जिससे, वो NADPH होगा, NADH नहीं होगा, ये याद रखना। होगा कौन, NADPH। NADPH का इलेक्ट्रॉन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को दे देगा, और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से बन गया मैलेट। अब देखो, अब मित्रों मैलेट जो बना वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना मित्रों, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, सीधी सी बात। हाँ, ये बता दिया है आपको पहले। प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ये 4 कार्बन कंपाउंड आ गया बंडल शीथ सेल में मैलेट। अब देखिए मैलेट आ गया, तो मैलेट पर यहां पर फिर से मैलिक एंजाइम एक्शन होगा। मैलिक एंजाइम एक्शन, और मैलिक एंजाइम एक्शन क्या करेगा, इस मैलेट से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा, और किसको दे देगा, NADH को दे देगा, NADP को दे देगा, सॉरी। लो जी, इलेक्ट्रॉन निकाल कर, मतलब जब ये रिएक्शन होगी तब हम देखेंगे मैलेट से बन जाएगा OAA, क्योंकि जाहिर सी बात है ना मित्रों, OAA को आपने इलेक्ट्रॉन दिया, मैलेट बन गया, मैलेट से आपने इलेक्ट्रॉन निकाले तो फिर से OAA बन गया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसमें तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। और यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये हुआ, यहां पे लिख देता हूं मैलिक छोटे में, यहां पर ये हुआ NADP ने बना दिया NADPH, यहां पे बन गया। बात समझ में आई। अब देखिए आगे, आगे मित्रों, इस
ऑक्सैलोएसिटिक एसिड पर काम करता है एक एंजाइम पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। थोड़ी देर के लिए मित्रों मैं मिटा देता हूं बंडल शीथ सेल को, इसको हटा देता हूं ताकि रिएक्शन दिखा सके। पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज ये एंजाइम, और जब पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज ने OAA पर अपना एक्शन किया तो ये क्या करता है, OAA से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलवा देता है। अब एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई किससे, OAA से, तो OAA बना देता है पायरुवेट। यहां पे बन गया पायरुवेट। ओहो, यहां पे बन गया मित्रों पायरुवेट। अब ये पायरुवेट चला जाता है कहां पर, मीजोफिल सेल के अंदर। लो जी ये आ गया पायरुवेट। अब इस पायरुवेट पर एक्शन करता है पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज, ओहो, पायरुवेट काइनेज का एक्शन हुआ और पायरुवेट काइनेज क्या करता है, एटीपी मॉलिक्यूल लेकर और एटीपी को तोड़ देता है मित्रों AMP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में तोड़ रहा है। याद रखना ATP अब फॉस्फेट निकालने के बाद ADP नहीं बना रहा, अब बना रहा है AMP, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। और जब मित्रों एक ATP के टूटने से अगर ADP ना बन रहा हो, मतलब सेल खर्च तो कर रही है ATP, और ATP के फॉस्फोराइलेशन से मतलब उसके फॉस्फेट ग्रुप हटने से ADP अगर नहीं बन रहा, AMP बन रहा है, तो हम मानते ये हैं कि सेल ने एक ATP नहीं यूज किया बल्कि 2 ATP यूज किए। एक ATP अब नहीं लगाएंगे खर्चे में, हम खर्चे में लगाएंगे 2 ATP। क्यों? क्योंकि एक ATP बना रहा है AMP, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बनाता तब तो हम कहते एक ATP का खर्चा हुआ यहाँ, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। यहाँ हो रहा है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बन रहा है। तो जब एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट को आप ATP बनाओगे बाद में, तो मित्रों आपको 2 बार फॉस्फोराइलेशन करना पड़ेगा। AMP से बनेगा ADP और ADP से बनेगा ATP। तो इसलिए यहां पर 2 ATP काउंट होंगे, ना कि एक ATP। ये याद रखने वाली बात है, याद रखना। अब देखिए मित्रों, यहां पर CO2 निकाली इसने, ठीक है, निकाल दीजिए। अब इस CO2 को रुबिस्को एंजाइम, इस CO2 पर एक्शन करेगा रुबिस्को एंजाइम। कौन सा? रुबिस्को। और रुबिस्को जब एंजाइम एक्शन करेगा तो रुबिस्को एंजाइम बनाएगा 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा पहले, फिर उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बन जाएगा। शॉर्ट में लिख देते हैं 3PGA। अब मित्रों उस पूरे उसको तो दिखाने की जरूरत नहीं है ना, पूरे रिएक्शन को। जो CO2 पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज ने OAA से निकलवाई थी बंडल शीथ सेल के अंदर, वो पहुंची रुबिस्को की साइट पर, और रुबिस्को उस कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करवा देता है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के साथ, और बन जाता है 3PGA। और जब 3PGA बन गया तो ये 3PGA कहाँ चला जाएगा? कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल, ये 3PGA चला गया कहाँ? कैल्विन साइकिल में। कैल्विन साइकिल को थोड़ा सा मैं रेड मार्कर से दिखा देता हूं। यहां तक तो मामला समझा दिया था, दोबारा भी। मैलेट आता है बंडल शीथ सेल में थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, आ गया जी।
अब इस मैलेट पर एक्शन करता है मैलिक एंजाइम, और मैलिक एंजाइम क्या करता है, इस मैलेट से इलेक्ट्रॉन निकालकर NADP को दे देता है। तो NADP हो जाएगा NADPH, और इसका ऑक्सीडेशन होने के बाद बन गया है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, क्योंकि देखा था ना ऑक्सैलोएसिटिक एसिड रिडक्शन के बाद मैलेट बन रहा था। तो मैलेट का आप कर दोगे ऑक्सीडेशन तो क्या बन जाएगा, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बन गया। अब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड पर एक्शन करता है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज क्या करता है, OAA से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलवा देता है। कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो निकली ये पहुंची रुबिस्को के पास। रुबिस्को की साइट पर कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा करवाया गया बंडल शीथ सेल के द्वारा। रुबिस्को साइट पर पहुंच गई। रुबिस्को साइट जब पहुंच गई मित्रों, यहाँ पर ना केल्विन की स्पेलिंग गलत हो गई थी, CA है केल्विन साइकिल, थोड़ा सा ध्यान रखना, वो गलती से जल्दी में के लिख दिया था, बिग सॉरी फॉर दैट। चलो, और वैसे भी मित्रों बात समझने से है, मुद्दा समझ में आना चाहिए, स्पेलिंग में क्या रखा है। वहाँ कोई हमसे आपसे ये थोड़ी पूछेगा चलो स्पेलिंग लिख कर दिखाओ, चलो फिर भी लेकिन मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि आना चाहिए। तो बिग सॉरी फॉर दैट, ये केल्विन साइकिल CA होता है, नॉट K। चलिए जी, उस बात को छोड़ते हैं। तो मित्रों हुआ ये, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज ने कार्बन डाइऑक्साइड निकलवा दी, और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकली ये रुबिस्को साइट पर पहुंची, रुबिस्को साइट पर। तो रुबिस्को क्या करता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट से ऐड करवा देता है और बनवा देता है 3PGA, और 3PGA जाता है केल्विन साइकिल में। अब मुझे ये बताओ, अच्छा इसके बाद का और बता देता हूं थोड़ा सा, फिर बताना। तो पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज ने डीकार्बोक्सिलेशन करवाकर मॉलिक्यूल बन गया पायरुवेट। अब पायरुवेट पहुंच जाता फिर से मीजोफिल सेल में। ये मीजोफिल सेल है, लिख लो मीजोफिल सेल, और ये बंडल शीथ सेल, यहां लिख देता हूं बंडल शीथ सेल, लगता है मारकर भी गए, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, ब्लू वाला यूज कर लेते। ये बंडल शीथ सेल हो गई, ठीक है, ये मीजोफिल सेल हो। तो पायरुवेट पहुंचा मीजोफिल सेल में। अब मीजोफिल सेल में पायरुवेट पर एक्शन करता है पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज ने क्या किया, पायरुवेट का फॉस्फोराइलेशन कराया, और फॉस्फोराइलेशन के लिए ATP तो यूज किया एक, लेकिन उस ATP को से बनवाया AMP, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो भले ही एक ATP यूज किया हो, लेकिन हम इक्विवेलेंट लगाएंगे इसको 2 ATP, क्योंकि अगर ये फॉस्फोराइलेशन करने के बाद एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बनता तब तो हम कहते हैं एक ATP का खर्चा हुआ, लेकिन यहां बना क्या है, मोनोफॉस्फेट। तो हम 2 ATP के बराबर मानेंगे इस ATP को, तो बन जाता है फिर से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। और ये साइकिल मित्रों चलती रहती है C4 प्लांट्स के अंदर। अब कुछ बॉटम लाइंस हैं, वो देखिए क्या है, तो वो बॉटम लाइंस आपको जरूर पता होना चाहिए। अब ये बात बताइए, C4 प्लांट के अंदर केल्विन साइकिल कहाँ चल रही है? क्या मीजोफिल सेल में केल्विन साइकिल चल रही है? नहीं चल रही है। केल्विन साइकिल कहाँ चल रही है? केवल बंडल शीथ सेल में। रुबिस्को एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है? बंडल शीथ सेल में। क्या मीजोफिल सेल में प्रेजेंट है? नहीं है। कौन सा है? पैपकेज। ठीक है। मीजोफिल सेल में पहला कंपाउंड कितने कार्बन बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होने के बाद पहला, भाई फॉस्फेनॉल पायरुवेट में जब कार्बोनेट आयन ऐड हो गया तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बना, जो एक 4 कार्बन कंपाउंड है। तो 4 कार्बन कंपाउंड बना, इसलिए इसको बोला C4 साइकिल। ये मामला हुआ। अगला क्वेश्चन, मीजोफिल सेल के लिए CO2 का सोर्स कौन है? मैंने बोला मीजोफिल सेल के लिए CO2 का सोर्स कौन है? कौन दे रहा है मीजोफिल सेल को कार्बन डाइऑक्साइड?
तो आपका आंसर होना चाहिए कौन? एटमॉस्फेयर। भाई CO2 तो एटमॉस्फेयर से आई ना, एटमॉस्फेयर से आई। दूसरी बात, बंडल शीथ सेल के लिए CO2 सोर्स कौन है? तो याद रखना, बंडल शीथ सेल के लिए CO2 सोर्स होता है मैलेट, जो मीजोफिल सेल का प्रोडक्ट है। या आप ये बोलिए, कंपाउंड का नाम मत बोलिए, आप ये बोलिए सीधा कि बंडल शीथ सेल के लिए कार्बन सोर्स होता है मीजोफिल सेल का प्रोडक्ट, और मीजोफिल सेल के लिए कार्बन सोर्स होता है एटमॉस्फेयर। क्लियर है? तो मित्रों, ये बातें थी C4 साइकिल के अंदर। आपने देखा कि कैसे CO2 को कंसंट्रेट किया जा रहा है मीजोफिल सेल में, और बाद में मीजोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में जाकर बड़ी आसानी से उस CO2 को निकलवाया जाता है, निकलवा कर भेजा जाता है रुबिस्को की साइट पर, ताकि रुबिस्को के वहाँ ऑक्सीजन का लेवल ना बढ़ जाए और रुबिस्को अपनी केल्विन साइकिल को चलाता रहे, कंटिन्यू रखे। रुबिस्को को मिल गया, रुबिस्को ने बनाया 3PGA, और 3PGA ने अपना चला दिया केल्विन साइकिल। तो मित्रों, ये है C4 साइकिल। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात जो अभी अभी माइंड से भी निकल गई थी, फिर से दोबारा आ गई है, वो बता देता हूं। मित्रों, हम देखेंगे, चाहे हम बात करें C3 की, चाहे हम बात करें C4 की, चाहे हम बात करें कैम प्लांट की, और इवन चाहे हम बात करें C2 साइकिल की, आप किसी भी साइकिल की बात कर लीजिए, केल्विन साइकिल हर प्लांट में चलेगी, चाहे वो C4 हो, चाहे वो C3 हो, और चाहे वो कैम हो। C2 कोई प्लांट नहीं होता, C2 प्लांट नहीं होता। C2 तो एक साइकिल है फोटो एस्पिरेशन को, C2 प्लांट नहीं होते। प्लांट या तो होगा C3, या होगा C4, या होगा कैम, जो कैम प्लांट्स हैं जो डेजर्ट में पाए जाते हैं, उनमें कैम चलेगा। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो भी बताएंगे एक दिन नेक्स्ट लेक्चर में। अभी यहाँ बॉटम लाइन समझिए। बॉटम लाइन ये है कि केल्विन साइकिल तो सब में चलेगी, चाहे प्लांट कैसा भी हो, चाहे साइकिल कोई भी चल रही हो, इट डजंट मैटर, केल्विन साइकिल सब में कॉमन है, क्योंकि केवल केल्विन साइकिल ही रास्ता है CO2 को फिक्स करने का। अगर केल्विन साइकिल नहीं तो CO2 का कोई असिमुलेशन नहीं होगा, कोई फिक्सेशन नहीं होगा। इसलिए केल्विन साइकिल सभी को चलानी पड़ेगी। दूसरी बॉटम लाइन, मित्रों, आपने देखा और आपने केल्विन साइकिल C3 साइकिल भी देखी थी। तो C3 साइकिल में एक कार्बन को एसिमुलेट करने के लिए कितनी एनर्जी लग रही थी? एनर्जी लग रही थी, आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं, एनर्जी लग रही थी 2 तो NADPH लग रहे थे और 3 ATP लग रहे थे एक कार्बन को एसिमुलेट करने के लिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए, एक कार्बन को एसिमुलेट करने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है? मित्रों, NADPH को आप इंक्लूड मत करना, कभी इसको भी कर लो कि गुरुजी NADPH भी लगा ना, नहीं लगा। क्यों? यहां लगा, यहां खर्च हुआ तो यहां बना भी लिया, NADPH का कोई खर्चा नहीं। हां, लेकिन खर्चा है ATP का, और कितने ATP का? 2 ATP। मैंने बोला ना, एक नहीं बोलना है, अब 2 बोलना है, क्योंकि उसने एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बनाया। तो 2 ATP फालतू लगे कार्बन को कंसंट्रेट करने के लिए। बाकी केल्विन साइकिल तो चल ही रही है, केल्विन साइकिल में जितना लगता है C3 में उतना तो केल्विन साइकिल में लगना ही है। हमने देखा केल्विन साइकिल में एक कार्बन को एसिमुलेट करने के लिए लगती है एनर्जी 2 NADPH और 3 ATP। लेकिन C4 में एक कार्बन को एसिमुलेट करने के लिए, मैं थोड़ा मित्रों रफ कर लेता हूं, इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा। देखिए, C3 के अंदर एक 1 कार्बन एसिमुलेशन
एसिमिलेशन के लिए क्या लगा था, 2 NADPH प्लस 3 ATP लगे थे। लेकिन C4 में क्या हो रहा है, C4 में 2 ATP एक्स्ट्रा लग रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो कार्बन कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म के लिए एक्स्ट्रा लग रहे हैं। बाकी केल्विन साइकिल में जो चल रही है उसमें तो उतना ही लग रहा है जितना C3 में लगता है, केल्विन में लगता है। तो C4 में लगा 2 ATP, तो लगे एसिमिलेशन में, वो कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म के अंदर, कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म में प्लस, और ये है ही केल्विन साइकिल में जो लगा NADPH प्लस 3 ATP, ये तो लग ही रहा है केल्विन साइकिल में, ये तो एज इट इज लिख देंगे। तो ये खर्चा हुआ C4 प्लांट के अंदर। तो टोटल खर्चा कितना हुआ C4 प्लांट में एक कार्बन को असिमिलेट करने के लिए? ये मित्रों कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि C4 प्लांट में कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म में कितने ATP लगे, तो आप बताएंगे 2 ATP लगे। क्वेश्चन अगर ये आता है कि C4 प्लांट में एक कार्बन असिमिलेशन के लिए, C4 प्लांट में एक कार्बन असिमिलेशन, एक कार्बन कंसंट्रेटिंग के लिए कितने ATP लगे, तो आपका आंसर होना चाहिए 2 ATP। और अगर वो ये पूछ ले कि C4 प्लांट में एक कार्बन एसिमिलेशन के लिए कितने लगे, तो एसिमिलेशन के लिए लगे मित्रों टोटल एनर्जी बोले तो 3 2 5 ATP एंड 2 NADPH। ये लगा टोटल एक कार्बन एसिमिलेशन बोलिए आप या फिक्सेशन बोलिए, वो एक ही बात है। फिक्सेशन किसमें? C3 के अंदर। अब यहां से नेट के पेपर में एग्जामिनर तगड़े तगड़े क्वेश्चन बनाएगा। तगड़े कैसे कि जी एक C3 प्लांट है, एक C4 प्लांट है, सुक्रोज C3 प्लांट ने बनाई और सुक्रोज बना रहा है C4 प्लांट। अब ये बताइए आप कि कितनी एनर्जी का डिफरेंस होगा। डिफरेंस पूछ ले तो कितनी एनर्जी का डिफरेंस है C3 और C4 के कंपैरिजन में, कितनी एनर्जी का डिफरेंस है एक कार्बन एसिमिलेशन में? 2 ATP का डिफरेंस है, क्योंकि C4 एक कार्बन के एसिमिलेशन में या एक कार्बन के फिक्सेशन में 2 ATP फालतू खर्च कर रहा है कंपैरेटिव टू C3 प्लांट। और जो 2 ATP हैं वो लगते हैं कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म के अंदर, बट असिमिलेशन में तो सारी चीजें आ जाएंगी, कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म भी आएगा। असिमिलेशन में तो ओवरऑल एनर्जी का खर्चा देखना पड़ेगा। तो ओवरऑल एनर्जी का खर्चा करता है C4 5 ATP 2 NADPH और C3 2 NADPH और 3 ATP। मित्रों मुझे लगता है यहां से कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है। कोई डाउट है तो होगा नहीं, मैंने तो अपनी तरफ से छोड़ा नहीं है। आपको अब भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई आपके दिमाग में कुछ तूफान चल रहा हो, कुछ मामला चल रहा हो, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखें। मैं उस क्वेश्चंस को आपको ज़रूर डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मित्रों हमारे जो नेक्स्ट वीडियो होगी नेक्स्ट लेक्चर की, वो होगी केम पाथवे पर। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया, लेक्चर बहुत अच्छा लगा। ठीक है मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में विद ए न्यू टॉपिक। ओके मित्रों, थैंक यू सो मच। ओके बाय मित्रों।